Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Respected viewers and dear students, today we are lucky enough to have with us Madam Arooj Fatima, who has done Masters in International Relations. And on my special request, she has spared some time and she is going to deliver a lecture on the topic of Orientalism. Ji madam. Thank you very much, sir. Assalamu alaikum, ladies and gentlemen. My name is Arooj Fatima and I teach political science here, but I've studied international relations from National Defense University. My graduation and my post-graduation is also from the same university. Or today I'm reviewing a very phenomenal book that is Orientalism, written by Edward Said in 1978, who himself is a Orthodox Palestinian Christian. Orientalism जो है, there is a disclaimer first, I am not some reader. मैं खुद को एक student और learner consider करती हूँ और ये पूरी activity का मकसद भी जो है, hopefully it would be a mutually learning experience for all of us. और मेरा जो इंट्रोडक्शन है एडवर्ड सईद के साथ और नॉम चॉम्स्की के साथ, वो भी तकरीबन इसी आप वाले टाइम पीरियड में ही हुआ, 6th और 7th सेमेस्टर में मे बी. बिफोर दैट यहाँ से फैसलाबाद से जाके आई वाज समवन हु वाज इस्लामिस्ट एंड प्रो मिलिट्री पर्सन, और मैं गई भी इसलिए एक ऐसी यूनिवर्सिटी में जो मिलिट्री की थी. और जाके मुझे कुछ शॉक्स लगे जब मैंने पॉलिटिकल सिस्टम्स को पढ़ना शुरू किया, और मुझे लगा कि शायद मगरिब हमसे बेहतर है, उनका सियासी निज़ाम हमसे बेहतर है, सोशली हमसे वो बेहतर हैं, उनके एथिक्स हमसे बेहतर हैं. और हमारे यहाँ जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म, उस टाइम पे दहशत गर्दी का ज़माना था, रिलीजियस एक्सट्रीमिज़म और टेररिज्म जो थी, इट वाज ऑन पीक. और मुझे लगा कि हमारे जो इश्यूज़ हैं ना, शायद ये मज़हब की वजह से हैं. वी नीड टू बी सेकुलर, क्योंकि मगरिब ने मज़हब से अपनी पॉलिटिकल और सोशल लाइफ में छुटकारा पा लिया है एंड दे आर डूइंग वेल ऑफ नाउ. तो हम भी शायद उनके मॉडल को फॉलो करेंगे, हम डेमोक्रेसी को फॉलो करेंगे, ह्यूमन राइट्स को फॉलो करेंगे, सेकुलर हो जाएंगे, तो हमारा जो सियासी और माशी निज़ाम है वो बेहतर चलना शुरू हो जाएगा. Then luckily a teacher of mine who came from first he taught in United States and in Lums, और फिर वो NDU में आए. 2 टीचर्स आई मस्ट मेंशन में, एक की तो अभी जो है उनकी डेथ हो गई, डॉक्टर जहाज अकरम, एंड सेकंड वाज जुनैद अहमद. उन्होंने लकीली मुझे दे इंट्रोड्यूस देम विद नॉम चॉम्स्की एंड एडवर्ड सईद, कि क्योंकि उनका अपना दे लिव्ड इन यूनाइटेड स्टेट्स और उन्होंने वहाँ पे एक्सपीरियंस दुनिया की डिवीजन की हुई थी, और उनके पास एक बेहतर सिनेरियो उन्होंने उसमें रह के उसको समझा हुआ था. अब ओरिएंटलिज्म को समझने की कोशिश करते हैं. ओरिएंटलिज्म इज़ बेसिकली एन इमेजिनरी डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड, और ये इमेजिनरी डिवीजन की किसने? एंग्लो फ्रेंच वर्ड ने, जिसको कि एंग्लो सेक्सन एक रेस भी कहा जाता है, यूरोसेंट्रिक वर्ड. और उन्होंने एक लकीर खींच दी कि दुनिया के इस तरफ रहने वाले लोग ओरिएंट का पार्ट है, मशरिक का पार्ट है, और दुनिया के इस तरफ रहने वाले लोग वेस्ट का हिस्सा है, मगरिब का पार्ट है, ऑक्सीडेंट उसको कहा गया. और सिर्फ जोग्राफिकल बेसिस पे ये डिवीजन नहीं की गई, इट मूव्ड इट्स वे, मेड इट्स पार्ट थ्रू theories, through dramas, through novels, through political and social and economic systems. और इसको टेररिज्म स्टडीज़ में भी जब हमें पढ़ाया जाता है तो अदराइजेशन इट्स जस्ट अ टर्म, लेकिन एक पूरा फिनोमेना है. जब आप दुनिया के और लोगों को आइडियोलॉजी की बेस पे या कल्चर की बेस पे या जोग्राफ़ी की बेस पे अदर समझना शुरू हो जाते हैं कि हमसे मुख्तलिफ है, दैट इज़ कॉल्ड अदराइजेशन. टेररिज्म स्टडीज़ में ये ऐसे होगा, थोड़ा सा हम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं. जब हमें ये इस्लामिस्ट टेररिज्म पढ़ाया जाता है तो हमें एक क्वेश्चन किया जाता है जो हमें बॉदर करता है कि ये इस्लामिस्ट टेररिस्ट जो हैं ये मुसलमानों पे ही सुसाइड अटैक्स क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में अदराइजेशन कर लिए कि दीज टाइप ऑफ मुस्लिम्स जिनको हम मार रहे हैं, दीज आर नॉट राइट काइंड ऑफ मुस्लिम्स. इसी तरह इसी को अप्लाई कर लें ओरिएंटलिज्म समझने के लिए कि मगरिब ने दुनिया के इंसानों की जो कि मशरिक में रहते हैं उनकी अदराइजेशन कर दी, दैट दीज पीपल लिविंग इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर नॉट राइट काइंड ऑफ ह्यूमंस, ये इन्फीरियर है हमसे. अब डेफिनेशंस की तरफ आते हैं जो कि एडवर्ड सईद ही हिमसेल्फ गेव. मैं रीड आउट करती हूँ फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं. ओरिएंटलिज्म इज़ अ स्टाइल ऑफ थॉट बेस्ड अपॉन एंटोलॉजिकल
and epistemological distinction made between the Orient and Occident. आपने अभी पढ़ लिया अभी तक ये ontology और epistemology? Ontology is basically the study of being. आपका किसी एग्जिस्टेंस को पढ़ना, उसके होने को पढ़ना, उसको पहले मानना, उसको उसकी एक्सेप्टेंस होना कि हाँ ये चीज़ रियलिटी है, ये एग्जिस्ट करती है, दैट इज़ ontology. एंड epistemology इज़ नॉलेज ऑफ दैट बीइंग, कि पहले डिवीजन की गई और उसकी बेस के ऊपर उस पर फिर एक पूरा नॉलेज डेवलप किया गया, एक डिस्कोर्स डेवलप किया, आपने इस थिंकिंग को, इस आइडिया को कि दुनिया दो हिस्सों में डिवाइडेड है, उस पर पूरे का पूरा लिटरेचर डेवलप किया गया. और फिर इस थॉट को फैलाने के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज बनाई गई, जिसको कि मैंने 3 स्ट्रेटजीज में डिवाइड किया. बेसिकली एडवर्ड ने जो है वो 3 स्ट्रेटजीज को उसको हाईलाइट किया है कि मगरिब ने अपनी ये थॉट को, इस डिवीजन को जो कि एक इमेजिनरी डिवीजन थी, इसको रियल डिवीजन बनाने के लिए 3 डिफरेंट पैराडाइम्स को यूज़ किया. सबसे पहले उसने जो है वो पॉलिटिकल सिस्टम्स, थियरीज, नॉवेल्स, सोशल डिस्क्रिप्शंस, पॉलिटिक्स, पीपल, देयर कस्टम्स एंड देयर माइंड्स, इन तक जो है वो रसाई हासिल की. सेकेंडली उसके लिए टेक्टिक क्या यूज़ किया, इंस्टीट्यूशंस बनाए गए. Corporate institutions were developed where Western style, these institutions were used for dominating, restructuring and having authority over the Orient. Explain करूँ या self explanatory है? Words पे गौर करें कि institutions बनाए क्यों गए? To introduce Western style for dominating, dominate करने के लिए, restructuring के लिए और having authority over the Orient. रीस्ट्रक्चरिंग के टर्म और कहीं सुनी है? इकोनॉमिक रीस्ट्रक्चरिंग थ्रू IMF. IMF इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ सच कॉरपोरेट इंस्टीट्यूशंस कि अपना नज़रिया, अपना जो इकोनॉमिक मेथड है उसको इम्पोज करने के लिए इंस्टीट्यूशंस डेवलप किए गए. एंड थर्ड स्ट्रेटजी इज़ डिस्कोर्स, जो कि आप भी जैसे इंग्लिश भी दिस इज़ अ डिस्कोर्स, और इसमें जो ब्रिटिश पॉइंट ऑफ व्यू या फ्रेंच पॉइंट ऑफ व्यू या अमेरिकन पॉइंट ऑफ व्यू इंड्यूस करने के लिए नॉवेल्स लिखे गए होंगे, पोइम्स लिखी होंगी. उसकी मैंने कुछ एग्जांपल्स ऐड की हैं डिस्कोर्स की. दैट इट वाज डिसेमिनेटेड थ्रू vocabulary, scholarships, imagery and doctrines. Any example of doctrine you can recall? आपने अभी तक जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है उसमें कोई एग्जांपल आप सोच सकते हैं जो कि इससे रिलेटेड हो, जिसमें कि आपको लग रहा हो कि मगरिब अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो हम पे इन्फोर्स करने की कोशिश कर रहा है थ्रू डिस्कोर्स. ये जो आप पढ़ते हैं इट्स पार्ट ऑफ डिस्कोर्स. आपको लग रहा हो कि आप उससे असरअंदाज हो रहे हैं. जैसे कि आई वाज स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, तो मेरे पे ये इन्फ्लुएंस होना कि मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है इट्स राइट काइंड ऑफ डेमोक्रेसी, जो उनका माशी निज़ाम है वो बेहतर है क्योंकि हमसे वो तरक्की याफ्ता है. तो आपको कभी इस पूरे टाइम पीरियड में डिस्कोर्स को पढ़ के ये लगा हो कि वो हमसे बेटर है, कल्चरली भी और सोशली भी हमसे रिफाइंड लोग हैं? लगा? किस किस को लगा अभी तक? अभी जो रिसेंटली हम इलेक्शन टूर्नामेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें वो जो गेयर है कैरेक्टर जी जी, तो वो ये बताता है यानी कि उसकी इनर थिंकिंग यही है, जैसे आपने बताया कि पहले मैं ये सोचती थी कि वो काफी जी, तो लेकिन जब वो गया उधर यानी कि जो इंसिडेंट उसके साथ हुए उसके बाद उसकी थिंकिंग यानी कि अचानक सडनली बदल गई और उससे सब कुछ यानी कि उसकी आंखों के सामने आ गया कि बिल्कुल. रियलिटी उसने भी वही ये एग्जाम्पल है कि 9/11 के बाद जो इस्लामोफोबिया था उसने उसको एक्सपीरियंस किया और उसके बाद उसको रियलिटी जो है उसने रियलाइज़ किया कि जो मैं पहले समझ रहा था वेस्टर्न वर्ल्ड की रियलिटी कि उसके अगर उसके अकॉर्डिंग ऑपोजिट नहीं है तो उसके अकॉर्डिंग भी नहीं है. बैठिए, वेरी गुड. There's another very prominent example of it is white man's burden. पढ़े? वो भी इसी की एग्जाम्पल है और बहुत प्राइमरी एग्जाम्पल है. कब लिखी, किसने लिखी व्हाइट मैन्स बर्डन? जी जी बिल्कुल, ईयर 1899 में. और पूरी एक जो है वो कैंपेन की गई. वेस्ट जो है अगर इसका हम पॉलिटिकली भी देखें और लिटरेचर में भी देखें तो एक कैंपेन स्टार्ट करते हैं वो हर कुछ सालों के बाद और फिर उसकी जस्टिफिकेशन ढूंढते हैं. जब ये
लिखी गई, वाइट मैंस बर्डन लिखी गई, तो उस टाइम पे कौन सा टाइम चल रहा था? और कॉलोनियल टाइम पीरियड था प्राइमरीली, और कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। जैसे कि अभी जो हमारी जो रियलिटी है दैट इज़ आफ्टर 9/11, तो उसको जो भी कैंपेन्स यूएस ने की उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की गई। इसी तरह ये वाइट मैंस बर्डन वाज अ जस्टिफिकेशन ऑफ कॉलोनियलिज्म, कि हम पे बर्डन है, ये जो हम सफ़ेद रंग के लोग एक ख़ास खत्ते में पैदा हुए हैं, उनको गॉड ने और क्रिएटर ने जो है वो सिविलाइज्ड पैदा किया है, और उन पे ये बर्डन है कि उन्होंने पूरी दुनिया में एक रिफाइंड ब्रीड जो है वो निकालनी है। देयर इज़ अनदर वेरी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल जो कि मेरे टीचर ने मुझे पहली बार पूछा तो आई वॉज काइंड ऑफ शॉक्ड कि मैंने इससे पहले इस पर गौर नहीं किया। दैट इज़ ऑफ कोलम्बस डिस्कवर्ड अमेरिका। डू यू सी एनी प्रॉब्लम विद इट? बिल्कुल, अमेरिकास। दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल ठीक है। अभी हमारा फोकस इस वाले कॉन्सेप्ट पे है कि यहाँ पे प्रॉब्लम इज़ विद वर्ड डिस्कवर्ड, टर्मिनोलॉजी का इशू है। जो हमने कहा ना कि उन्होंने अपनी वोकैबलरी के थ्रू जो है वो दुनिया की डिवीजन उस थ्रू भी की हुई, और हम इवन जो ईस्ट के लोग हैं, ओरिएंट के लोग हैं, क्योंकि हमारे पास डिस्कोर्स ही वो है फॉलो करने के लिए, तो हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। वी डू नॉट क्वेश्चन इट। जब आपको कहीं से कोई चीज़ गिरी मिलती है तो व्हाट वी से, डू वी डिस्कवर इट, वी फाइंड इट। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी का यहाँ पे इशू है कि उसने जो है वो गलती से वो जाना भी, राइट, आपने बिल्कुल ठीक है कि इंडिया जाना चाहता था और गलती से जो है वो अमेरिका से निकल गया, और फिर वहाँ पे जो लोकल्स थे उनको क्या उन्होंने नाम दिया? रेड इंडियंस। इस टर्मिनोलॉजी पे भी इशू है कि उनको रेड इंडियंस क्यों कहा जाता है, और हमारे ऊपर उसकी गिलगाड़ देखें उस इंफॉर्मेशन की, रादर मिस इन्फॉर्मेशन की, और उनकी डोमिनेंस की हमारे माइंड्स के ऊपर। इसको नियो कॉलोनियलिज्म ऑफ माइंड्स कहते हैं कि हमें वो जो दिखाना चाहते हैं, जो पढ़ाना चाहते हैं, वो ये देखते हैं कि अब हम सोचते हैं, अगर हम अमेरिकन पीपल को सोचें तो हमारे दिमाग में क्या इमेज आता है? इमेजरी क्या है? इमेजरी का भी यहाँ पे वर्ड यूज़ किया ना कि इमेजरी यूज़ की जाती है। क्या इमेजरी है अमेरिकन पीपल को लेके? हाउ दे लुक, किस रंग के होंगे? वाइट होंगे। एंड दीज वाइट्स आर नॉट अमेरिकन एक्चुअली। जो असल अमेरिकन से हमारे दिमागों में से उनका इमेज ही निकाल दिया गया। सेम इज़ ट्रू फॉर ऑस्ट्रेलियंस, जो एक्चुअली ऑस्ट्रेलियंस थे, न्यूजीलैंडर्स थे, उनको वहाँ से निकाल के, या तो ये अमेरिकन को तो आगे जो है इन्होंने धकेल दिया हुआ है। बहुत कम उनकी परसेंटेज है जो कि नेटिव्स हैं वहाँ के। Then we say that Orientalism is a nexus of knowledge and power. आगे भी थोड़ा सा इसको हमने डिस्कस कर लिया कि ये सारी जो डोमिनेशन है वेस्ट की, जो हमारे दिमागों को डोमिनेट करना है, हमारी इकोनॉमीज़ को डोमिनेट करना है, हमारी मिलिट्रीज़ को डोमिनेट करना है, ये दो चीज़ों के थ्रू वर्क आ रहा है। दैट इज़, अभी मैंने बोला है, नॉलेज एंड पावर। नॉलेज की हमने एग्जांपल्स ले ली हैं, और पावर की एग्जांपल्स भी काइंड ऑफ सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं कि पावर, कौन सी पावर यूज़ करके? इकोनॉमिक। इंटरनेशनल रिलेशंस में एक थेरिस्ट को पढ़ाया जाता है, हैंस मॉर्गेंथी को। उसने पावर को डिफरेंट डोमेन्स में डिवाइड किया कि पावर जो है, व्हाट एलिमेंट्स ब्रिंग पावर फॉर एनी स्टेट। उसमें इकोनॉमी आता है, जोग्राफी आता है, सॉफ्ट पावर आता है, और भी मल्टीपल काइंड ऑफ पावर है। लेकिन जो है अमेरिका, अगर हम देखें पहले कॉलोनियल टाइम्स का देखें, तो तब जो है वो ब्रिटेन की एग्जांपल लें तो उन्होंने कौन कौन सी पावर यूज़ की? नेवल पावर यूज़ की, इकोनॉमिक पावर्स यूज़ की, पॉलिटिकल पावर यूज़ की। और अभी सेम थोड़ी बहुत 19-20 के फ़र्क के साथ अमेरिका भी वही पावर यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। इकोनॉमिकली पूरी दुनिया को कौन कंट्रोल कर रहा है? यूएस कर रहा है, यूएस थ्रू IMF एंड वर्ल्ड बैंक। और फिर इस पावर का पर्पस देखते हैं, इस पावर से कर क्या रही है वर्ल्ड ऑफ ऑक्सीडेंट? पर्पस क्या है पावर यूज़ करने का? कॉम्प्लेक्स हेजमनी। हेजमनी होता है कि किसी भी स्टेट की या सारी दुनिया की स्टेट्स को कंट्रोल किया जाए, उनके ऊपर एक हेजमन बैठ जाए जो कि कहे कि आई वुड टेल यू व्हाट्स बेस्ट फॉर यू एंड व्हाट्स नॉट।